everyone, students, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कमलेश्वर मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है जिसमें छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और जिसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा मार्केट, बाजार। पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था लागतों का, और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मार्केट। मार्केट कई प्रकार का होता है। बाजार स्थानीय भी हो सकते हैं, बाजार राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, बाजार अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें जहाँ पर जो डेली यूज की वस्तुएं काम में ली जाती है, जैसे दूध, सब्जी, फल आदि, तो उनका बाजार स्थानीय बाजार होता है। कई वस्तुएं ऐसी भी है जिनकी मांग व पूर्ति राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो बाजार राष्ट्रीय कहलाता है। तो बाजार क्षेत्रीय भी होता है। बाजार राष्ट्रीय भी होता है और बाजार अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। तो बाजारों के जो प्रकार है उसमें क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो हम देख रहे हैं कि जिन वस्तुओं की मांग व पूर्ति राष्ट्रीय लेवल पे होती है वो राष्ट्रीय बाजार कहलाता है, और जिनकी मांग व पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कहलाता है। तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयात निर्यात की जाती है, जैसे गेहूँ, दालें, मसाले। कई ऐसी चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, जिनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होता है, तो वह कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो जो ये बाजार हैं ये तो हो गए क्षेत्र की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से बाजार दूसरे समय के अनुसार भी हो सकते हैं, जैसे अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। अति अल्पकाल और अल्पकाल। अति अल्पकाल थोड़ा कम समय होता है, जिसमें हम दैनिक जीवन की वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे दूध, फल, सब्जी आदि। अल्पकाल की अवधि ऐसे 1 वर्ष मानते हैं हम, अधिकतम है 15 महीने की। इसके अलावा दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, अति दीर्घकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में फर्म
एक संयंत्र का गहरा उपयोग कर सकती है और उसका गहरा उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकती है, अपने संयंत्र को नहीं बदल सकती। परंतु दीर्घकाल में फर्म संयंत्र के आकार को बदल सकती है, दूसरा संयंत्र लगा सकती है और उस संयंत्र पर उत्पादन करती है जिसमें लागत न्यूनतम होती है। अति दीर्घकाल अधिकतम समय है 10-20 साल। इसके बाद में बाजार कानूनी बाजार भी हो सकते हैं, गैर कानूनी बाजार भी हो सकते हैं, जिनमें वस्तुओं एवं सेवाओं की सरकार द्वारा नियंत्रण होता है, सरकार के जो टैक्स लगाया जाता है वह दिया जाता है, तो वह वैधता के अनुसार कानूनी बाजार है। और जो टैक्स आदि नहीं चुकाया जाता वह काला बाजार है, जिसमें बिना टैक्स के ही वस्तुओं सेवाओं का लेन देन किया जाता है। तो बाजारों को हम कई प्रकार से माप सकते हैं, क्षेत्र की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, वैधता की दृष्टि से, और अगर हम देखें तो बाजार का प्रतिस्पर्धा के अनुसार भी अलग अलग रूप होते हैं। प्रतिस्पर्धा के अनुसार पूर्ण व अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, कई प्रकार के रूप हो सकते हैं। अब हम जो हमारा इसी में अगला भाग है उसमें हम अध्ययन करेंगे फर्म या उद्योग का साम्य या संतुलन। फर्म या उद्योग का साम्य या संतुलन फर्म या उद्योग का साम्य या संतुलन उद्योग में कई फर्में होती है और कई फर्मों से मिलकर उद्योग बना है। तो फर्म का संतुलन या साम्य, फर्म के संतुलन का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी फर्म को अपने उत्पत्ति को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो उस स्थिति को हम संतुलन की अवस्था कहा जाता है, जिसमें फर्म अपने उत्पादन को करती है। उद्योग का संतुलन उस स्थिति में होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो हम इसमें पहले अध्ययन कर रहे हैं फर्म का संतुलन। फर्म के संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि फर्म का उद्देश्य क्या है। अगर फर्म के उद्देश्य अलग अलग हैं तो इसके जो संतुलन अवस्था है वो भी बदल जाती है। फर्म के उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना हो सकता है, फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना हो सकता है, फर्म का उद्देश्य लागत को न्यूनतम करना हो सकता है, फर्म का उद्देश्य विकास दर को अधिकतम करना हो सकता है। परंतु हम इसमें फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना मानते हैं और जिस बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है वही फर्म का संतुलन बिंदु होता है। और फर्म के संतुलन बिंदु के लिए या फर्म के साम्य के लिए इसमें हम दो विधियों का उपयोग कर सकते हैं जिससे फर्म के संतुलन बिंदु को देखा जाता है। एक विधि होती है कुल आय व कुल लागत वक्रों द्वारा, एक विधि है कुल आय
व कुल लागत वक्रों का उपयोग TR व TC। तो पहली विधि है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। पहले यही विधि काम में आती थी और आजकल जो दूसरी विधि आ रही है काम में, दूसरी विधि है सीमांत आय व सीमांत लागत वक्रों द्वारा। सीमांत आय सीमांत आय व सीमांत लागत वक्रों का उपयोग। तो फर्म के संतुलन के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली विधि कुल आय व कुल लागत वक्रों का उपयोग, टोटल रेवेन्यू व टोटल कॉस्ट का उपयोग। दूसरी विधि है वह है सीमांत आय व सीमांत लागत वक्रों के द्वारा फर्म का संतुलन ज्ञात करना। पहली जो विधि है उसमें हम ये जान लें कि आय वक्र क्या होते हैं। जैसे कुल आय वक्र, टोटल रेवेन्यू। कुल आय वक्र क्या होता है? जब एक फर्म अपनी माल की विभिन्न इकाइयों को बेचकर जो आय प्राप्त करती है वह कुल आय कहलाती है, टोटल रेवेन्यू कहलाता है। एक जो आय वक्र है वह है एवरेज रेवेन्यू, औसत आय वक्र। जब कुल आय में विभिन्न इकाइयों का भाग दिया जाता है तो वह औसत आय कहलाती है। यानी AR इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बटे इकाइयाँ। इसके अलावा आय वक्र एक और है सीमांत आय वक्र, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। सीमांत आय क्या होती है कि जब एक इकाई और अधिक बेचने से कुल आय में जो वृद्धि होती है वह सीमांत आय कहलाती है। यानी MR इक्वल टू डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। यानी कुल आय में जब एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो आय में परिवर्तन आता है और इकाई के बेचने में जो परिवर्तन आता है तो वह सीमांत आय कहलाती है। तो ये जो है विभिन्न आय वक्र हैं, TR टोटल रेवेन्यू वक्र, कुल आय वक्र, AR औसत आय वक्र, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सीमांत आय वक्र। तो कुल आय व कुल लागत वक्रों का जो उपयोग किया जाता है पहली विधि में, उसमें कुल आय व कुल लागत का अंतर जितना ज़्यादा होगा, कुल आय ज़्यादा होगी और कुल लागत कम होगी तो लाभ होगा। इसमें लाभ बराबर होता है कुल आय माइनस कुल लागत। लाभ बराबर होता है TR माइनस TC।
जितना अंतर होगा उतना ही लाभ अधिकतम होगा। इसका विभिन्न रेखा चित्रों द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि औसत आय और औसत लागत प्रति इकाई लाभ को व्यक्त करता है, और औसत आय को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा अगले टॉपिक है उसमें हम अध्ययन करेंगे मार्केट के विभिन्न रूपों का, जिससे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा का, और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उसकी शर्तें, और उसके पहले जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है कुल आय व कुल लागत वक्रों का उपयोग करके, आजकल ये विधि का जो कम प्रचलन में है। और जो दूसरी विधि है सीमांत आय व सीमांत लागत विधि, इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसके लिए फर्म के संतुलन के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। प्रथम शर्त कि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरी जो आवश्यक शर्त है सीमांत लागत सीमांत आय को नीचे से काटे। जो अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम अध्ययन करेंगे दूसरी विधि का रेखा चित्रों द्वारा कि किस प्रकार एक फर्म संतुलन में होती है सीमांत आय व सीमांत लागत वक्रों के द्वारा। और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का। धन्यवाद।